चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास में हम मॉडल पेपर 7th पढ़ेंगे, जो कि आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इस हर एक क्लास जो अभी हो रही है एज इन प्रीमियर सेट किया जाता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइमिंग पता हो कितने बजे आपकी क्लास होगी, इसीलिए यहाँ पे आपको हर एक क्लास है जो ऐड की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जिनका भी एग्ज़ाम नॉरसेट के लिए है 3 जून को, उसके अलावा भी ये क्लास वो लोग भी देखें जिन्होंने DMER महाराष्ट्र के लिए फॉर्म भरा है, OSSC का एग्ज़ाम है, GMC का पेपर है, या फिर MP ग्रुप 5 के लिए एग्ज़ाम है। कोई सा भी एग्ज़ाम है तो मैं आपसे हर एक क्लास में रिपीट करती हूँ कि आप सभी क्लासेस देखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको कहीं के भी पेपर्स मिलते हैं नर्सिंग के, आप उन पेपर्स को ज़रूर सॉल्व किया कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप MP व्यापम का पेपर देते हैं ग्रुप 5 का तो आप DMER हरियाणा का या फिर DMER महाराष्ट्र का पेपर नहीं देख सकते। बिल्कुल देखिए, क्योंकि आपको उसमें यदि आपने MP ग्रुप 5 में पेपर देने बैठे आप DMER के, GMC के, नॉरसेट के या फिर NHM के कहीं से भी 5 क्वेश्चन भी इवन आपको आ जाते हैं तो वो बहुत हैं। इवन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी नर्सिंग तो हर एक जगह रहती है, वही कवर करेगी सब चीज़ें, लेकिन आपको पेपर सॉल्व करने से एक आइडिया भी मिल जाता है। इसलिए मैं बार बार सबसे ये चीज़ रिपीट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ जो भी पेपर्स आपके पास अरेंज होते हैं वो आप हर एक पेपर को सॉल्व करके ज़रूर देखा कीजिए। तो यहाँ पर आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है WHO declared the 2019 novel coronavirus outbreak as a public health emergencies of international concern। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, WHO ने, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको लगेगा कि अब तो 2023 चल रहा, कोरोना चला गया, लेकिन एक क्वेश्चन आ सकता है। और इसे इवन जो रिसेंट में 2023 में आई थिंक राजस्थान के पेपर में है जो कोविड से क्वेश्चन आए थे आपको। नोवेल कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक हुआ था 2019 में, तो यहाँ पर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई थी इंटरनेशनल कंसर्न पर, WHO ने लगाई थी। तो ये कब? जनवरी 30, 2020, जनवरी 13, 2020, जनवरी 23, 2020 या फिर जनवरी 27, 2020। तो कब है जो WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लगाई थी? तो WHO ने जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लगाई थी वो लगाई थी जनवरी 30 में। कब? 30 जनवरी 2020 को। पहला केस पूछें तो वुहान में मिला था, चाइना के वुहान सिटी में। इंडिया में पूछें पहला केस तो केरला में मिला था। सबसे पहली डेथ कोविड की कहाँ हुई थी? तो वही थी कर्नाटका में। तो यहाँ पर आपको कोविड को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। और रिसेंट में WHO ने, आप WHO की टाइम टू टाइम वेबसाइट ज़रूर चेक किया कीजिए, आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं या मेडिकल स्टूडेंट हैं, क्योंकि वहाँ पे नई नई अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो कोविड के लिए अभी WHO ने कहा है कि अब इसको पेंडेमिक है जो बदल दिया जाएगा नाम, क्यों अभी तक इसको महामारी हर एक जगह वो हो रहा था और है भी रही है, लेकिन अभी पेंडेमिक की कैटेगरी से इसको नाउ डेज रिसेंट की बात कर रहे हैं तो उससे हटाने का WHO सोच रहा है कि हो सकता है, क्योंकि केसेस हैं जो डे बाई डेज घटते जा रहे हैं इसलिए। नेक्स्ट वन इज द थर्ड पीरियड ऑफ इन्फेक्शियस प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स। तो तीसरा पीरियड है इन्फेक्शियस प्रोसेस का जिसमें साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो वो कौन सा पीरियड है? इंक्यूबेशन पीरियड, इलनेस पीरियड, प्रोड्रोमल पीरियड या फिर कन्वल्जेंट पीरियड। तो यहाँ पर इन्फेक्शन प्रोसेस का जो डेवलपमेंट जिसमें स्पेशल साइन सिम्टम बनते हैं वो कहलाएगा आपका इलनेस पीरियड। कौन सा? इलनेस पीरियड। यहाँ पर ये देखिए सभी दिए हुए हैं। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होगा कि जब आपकी बॉडी किसी वायरस बैक्टीरिया को कैच करके सिम्टम दिखाए वो, लेकिन जब आपकी बॉडी में साइन सिम्टम बन गए हैं तो वो कहलाएगा इलनेस पीरियड। प्रोड्रोमल पीरियड का मतलब है आफ्टर इंक्यूबेशन एंड बिफोर द सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन अकर। आफ्टर इंक्यूबेशन मतलब बॉडी में आपकी बैक्टीरिया वायरस घुस गया है लेकिन उसने सिम्टम अभी तक नहीं दिखाए हैं तो वो पीरियड कहलाएगा प्रोड्रोमल पीरियड। कन्वल्जेंट्स का मतलब होता है रिकवरी पीरियड। क्या है? रिकवरी पीरियड। किसी भी डिसीज़ की 4 स्टेज यहाँ पे बताई गई हैं: इंक्यूबेशन, प्रोड्रोमल, इन्वेजन और कन्वल्जेंट पीरियड। नेक्स्ट इज, और जो पीरियड ऑफ इन्वेजन होता है मतलब जिस टाइम पे आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन आप दूसरों को दे सकते हैं वो होता है इन्वेजन पीरियड। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ डेथ अमंग क्लाइंट विथ एड्स आर अपॉर्चुनिस्टिक डिसीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। यहाँ पे कहा है कि जो एड्स के मरीज होते हैं उनमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के कारण सबसे ज़्यादा डेथ होती हैं।
तो वो कौन सा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकता है? रूबेला, एनसेफेलाइटिस, रेस्पिरेटरी कैंडिडियासिस या फिर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। तो एड्स वाला मरीज एड्स से कम मरता है, हमेशा मैं बता दूं एड्स से कम डेथ होती है एज़ कम्पेयर टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के। आपकी बॉडी एड्स में वीक हो गई, इम्यूनिटी बिल्कुल जीरो हो गई, अब ऐसे केस में कोई और बैक्टीरिया वायरस होगा जो घर बना लेगा। तो सबसे ज़्यादा जो डिसीज़ होती हैं वो रेस्पिरेटरी सिम्टम की होगी, और जब वीक है ऑलरेडी बॉडी यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होगा जिसके कारण डेथ हो सकती है वो रेस्पिरेटरी कैंडिडियासिस। क्या है? रेस्पिरेटरी कैंडिडियासिस। नेक्स्ट वन इज हाइडेटिफॉर्म इज एन एबनॉर्मल कंडीशन अफेक्टिंग। तो हाइडेटिफॉर्म मोल है जो एक एबनॉर्मल कंडीशन है, किसको अफेक्ट करेगी? विलाई, एमनियन, कोरियन या फिर ब्लास्टोमियर को। तो हाइडेटिफॉर्म कंडीशन में क्या होगा? कोरियन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगी। किसके लिए? कोरियन को। हाइड्रोटिफॉर्म मोल आपने नाम सुना हो, इसमें स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलता है जब भी यूएसजी करवाई जाती है, मतलब इसको आप फॉल्स प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं। क्रॉस कंटामिनेशन से आप कैसे बच सकते हैं? तो वो होता है फर्स्ट थिंग इज वॉशिंग योर हैंड। क्या है? वॉशिंग द हैंड। ये आपकी फर्स्ट प्रिवेंशन होगा किसी भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, क्रॉस कंटामिनेशन से बचने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द which of the following is the reason for intradermal injection to be used for testing allergic reaction? तो एलर्जिक रिएक्शन के लिए हमेशा इंट्राडर्मल इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं। कोई भी एलर्जी टेस्ट की जानी है तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन यूज़ किए जाएंगे। तो यहाँ पर उनका मतलब क्यों है? क्यों इसी को आईवी दे सकते हैं, आप आईएम दे सकते हैं, सबलिंगुअल दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इंट्राडर्मली क्यों यूज़ किया जाता है? ऑप्शन में है it is less painful, it diffuses slowly, diffuses rapidly और it is easy to administer। तो इंट्राडर्मल रूट से ही क्यों कोई भी एलर्जिक रिएक्शन चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है? क्यों? क्योंकि ये स्लोली डिफ्यूज़ होते हैं। कैसे? धीरे धीरे डिफ्यूज़ होते हैं, इसीलिए इंट्राडर्मल इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। यदि आपने आईवी लगा के टेस्टिंग किया तो पेशेंट तो मान लीजिए आपने कोई मेडिसिन टेस्ट की, पर्सन को एलर्जी है उस चीज़ से, आईवी लगा दी, तो क्योंकि बहुत फास्ट डिफ्यूज़न होगा, पर्सन तो वैसे ही एलर्जिक शॉक के कारण भी जा सकता है, एनाफिलैक्टिक शॉक के कारण। तो यहाँ पर हमेशा कोई भी मेडिसिन या फिर कोई भी एलर्जी टेस्ट किया जाता है तो हमेशा इंट्राडर्मल इंजेक्शन ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये स्लोली डिफ्यूज़ होगा, धीरे धीरे डिफ्यूज़ होगा। नेक्स्ट वन इज द Which of these parameters indicates infection in a post-operative patient? पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के लिए कौन सा पैरामीटर बताएगा कि मरीज को इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है? प्रेजेंस ऑफ एन इनवेलिंग यूरिनरी कैथेटर, रेड बॉम्ब एंड टेंडर इंसिजन साइट, रेक्टल टेम्परेचर ऑफ 37.8 डिग्री सेल्सियस, WBC काउंट 6.000 सेल्स पर क्यूबिक mm। तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग होती है इन्फेक्शन जब भी होता है तो रेडनेस रहती है, वॉर्म रहेगा, टेंडर होगी इंसिजन साइट और साथ ही साथ फीवर भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो पोस्ट ऑपरेटिव मरीज के लिए इन्फेक्शन का पूछा है वो क्या होगा कि जहाँ पर भी जिस साइट पे सर्जरी वगैरह हुई है वो एरिया रेड होगा, वॉर्म होगा, टेंडरनेस होगी, पेशेंट को फीवर भी आ सकता है। दैट मीन्स मरीज को क्या हो रहा है? इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है। क्लियर? Next one is a post-operative patient receives a straight dose of injection pethidine intramuscularly. After 1 hour, the nurse checks on pain relief. Which step of the nursing process is the nurse using here? पैथेडिन किसके लिए? पेन रिलीफ के लिए दिया गया है। यहाँ पर पेन रिलीफ देने के बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव मरीज है उसको क्या दिया गया? पैथेडिन दिया गया है दर्द से ठीक होने के लिए, कम करने के लिए। तो 1 घंटे के बाद आप पेन चेक करते हैं कि दर्द कम हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर एक कौन सा स्टेप कर रहे हैं आप? प्लानिंग कर रहे हैं, इवाल्यूएशन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं? तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग क्या होती है? असेसमेंट। क्या होगा आपका? असेसमेंट। दूसरा यहाँ पर आपका आता है दूसरा आता है आपका डायग्नोसिस, तीसरी होती है प्लानिंग, फिर होता है आपका इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जो आपने प्लान किया उसके ऊपर आपने क्या किया, यहाँ पर वो चीज़ दी। फिर यहाँ पर आता है लास्ट में से इवाल्यूएशन किया, आपने जो चीज़ें मरीज को दी हैं
उससे उसको कितने हद तक रिलीफ मिला है, तो ये सब क्या हो गया, इवालुएशन। तो यहाँ पर भी एक नर्स क्या कर रही है, इवालुएशन कर रही है कि पेशेंट को पेन रिलीफ मेडिसिन देने के बाद दर्द से राहत मिली या नहीं। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द A patient with heart failure is on diuretics, which is the accurate indicator of such patient health status। तो यहाँ पर हार्ट फेलियर का मरीज है, डायरेटिक्स दिया जा रहा है। तो इस डायरेटिक्स दिया जा रहा है तो आप क्या चीज़ चेक करेंगे, फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट, वेट, वाइटल साइन, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। हार्ट फेलियर का मरीज हो गया, बीपी बढ़ता है उनको हो गया, तो डायरेटिक्स दिया जाता है ताकि जो फ्लूइड है उसको बाहर किया जा सके। और इसके लिए बेस्ट इंडिकेटर होगा वो क्या होगा, वो होगा वेट, पेशेंट का वेट। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स अ रैपिड रिस्पॉन्स इन अ पेशेंट। तो इनमें से कौन सा रूट है जो मरीज में यदि आपने मेडिसिन दी फास्ट तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, इंट्रामस्कुलर रूट से, सबलिंगुअल से, सबक्यूटेनियस से कि ओरल से। सबसे फास्ट तरीके से जो रूट यहाँ पर होगा रिस्पॉन्ड करेगा वो होगा सबलिंगुअल। यदि आईवी होता तो आप उसको मार्क कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर बेस्ड ऑन ऑप्शन आप यदि बात करते हैं तो सबलिंगुअल रूट है जो सबसे फास्ट तरीके से काम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप एंजाइना अटैक, चेस्ट पेन के लिए नाइट्रोग्लिसरीन ही ले लीजिए जो कि सबलिंगुअल दी जाती है। नेक्स्ट वन पीएच ऑफ यूरिन। तो यूरिन का पीएच कितना होता है, 4.6 to 8.0, 7.35 to 7.45, 3.5 to 4 या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यूरिन का जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 4.6 से 8.0 तक। इसीलिए कभी एसिडिक और कभी जो न्यूट्रल है, इस दोनों में है जो अम्लीय, कभी क्षारीय, बेसिक और जो एसिडिक है दोनों में हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, यूरिन की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 4.6 to 8.0 तक। ब्लड की आती है आपको, तो ब्लड की होती है 7.35 to 7.45। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपको क्वेश्चन, वेरियोला वायरस इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ। वेरियोला वायरस किसका कॉजेटिव एजेंट है, स्मॉल पॉक्स का, चिकन पॉक्स का, रूबेला का कि मीजल्स का। तो वेरियोला वायरस है जो पॉजिटिव एजेंट है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये होता है स्मॉल पॉक्स के लिए। इसके लिए स्मॉल पॉक्स के लिए, चिकन पॉक्स के लिए वेरिसेला जूस्टर, क्या है, वेरिसेला जूस्टर है चिकन पॉक्स के लिए। इंक्यूबेटरी पीरियड होता है 14 से 16 दिन तक का, कितना, 14 से 16 दिन तक का। मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है ड्रॉपलेट, मीजल्स का, चिकन पॉक्स का, रूबेला का, स्मॉल पॉक्स का, इन सभी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट ही होता है, दैट मीन्स कफिंग, स्नीजिंग। मीजल्स और रूबियोला का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, रूबियोला वायरस और मिक्सो वायरस। नेक्स्ट वन इज द एक्शन इन विच हाल्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ डिसीज एट इट्स इंसिपिएंट स्टेज एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन। तो यहाँ पर कौन सा एक्शन है, यदि डिसीज हो चुकी है लेकिन आपको उसकी प्रोग्रेस को रोकना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि डिसीज़ है लेकिन उसकी प्रोग्रेस को रोकना है कि अपकमिंग कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो वो कौन सा प्रिवेंशन कहलाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्रीमॉर्डियल और टर्शरी प्रिवेंशन। तो ये कौन सा प्रिवेंशन कहलाएगा जिसमें आपको डिसीज़ ऑलरेडी है पर्सन को, लेकिन उसके अपकमिंग होने वाले कॉम्प्लिकेशन को, प्रोग्रेस को आपको रोकना है, वो कहलाएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़। फर्स्ट में होता है कि इन्फेक्शन से ही प्रिवेंट करना है, क्या करना है, इन्फेक्शन से ही प्रिवेंट करना है। सेकंड में डिसीज़ हो गई है, अब आपको उसको उसी स्टेज पर ट्रीट कर देना है, ना कि आगे आने वाले कॉम्प्लिकेशन के लिए और बैठे रहना है कि और प्रोग्रेस करे डिसीज़। टर्सरी प्रिवेंशन में क्या होगा कि डायग्नोस हो गई डिसीज़, अब यहाँ पर आपको जो डिसीज़ की प्रोग्रेस को आपने सेकेंडरी में रोका, टर्सरी में क्या होगा कि जो डिसीज़ है इसके कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा डेवलप ना हो, तो ये आपका आएगा टर्सरी प्रिवेंशन में। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी इज रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ। तो कैल्शियम का जो रेगुलेशन है बॉडी में कौन करेगा, पैराथार्मोन, एल्डोस्टेरोन, कैल्सिटोनिन या फिर ए एंड डी। तो यहाँ पर बी है आपका ऑप्शन, सॉरी, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी।
पैराथार्मोन। तो यहाँ पर कैल्शियम के बैलेंस को बॉडी में रेगुलेट करता है कौन? पैराथार्मोन एंड कैल्सीटोनिन। पैराथार्मोन जो कि पैराथायरॉइड ग्लैंड है, थायरॉइड ग्लैंड के पीछे साइड होंगी, 4 होती हैं जो कि। तो यहाँ पर पैराथायरॉइड ग्लैंड है, हेल्प करेगी किसको? कैल्शियम फ्रॉम बोन्स टू ब्लड। बोन्स से जो कैल्शियम है ब्लड में लेके आने का काम करेगा पैराथार्मोन, और कैल्सीटोनिन क्या करेगा? ब्लड से कैल्शियम को बोन्स में लेके जाएगा। ब्लड से कैल्शियम को बोन्स में लेके कौन जाएगा? कैल्सीटोनिन। और पैराथार्मोन बोन्स से ब्लड में लेके जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों काम कौन कर रहा है? कैल्शियम को बैलेंस करने का काम बॉडी में, तो वह पैराथार्मोन एंड कैल्सीटोनिन। जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में हेल्प करता है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम के लेवल को ब्लड में किस तरीके से मैनेज करना है, तो ये काम एल्डोस्टेरोन करेगा। नेक्स्ट वन इज द यूरिन बाइल कैन बी टेस्टेड बाय विच टेस्ट। तो यहाँ पर यूरिन बाइल है, यूरिन में बाइल को आप कैसे चेक करेंगे? फेलिंग टेस्ट से, वेनेडिक्ट टेस्ट से, कोल्ड टेस्ट से कि हे टेस्ट से? कौन से टेस्ट के थ्रू आप क्या करेंगे? यहाँ पर यूरिन में बाइल को टेस्ट करेंगे। तो फेलिंग टेस्ट है, क्या है? फेलिंग टेस्ट है, जो कि शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कीटोन फंक्शनिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है, फेलिंग टेस्ट को। फिर यहाँ पर आता है आपका बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट दोनों ही शुगर के लिए यूज़ किए जाते हैं। और जो कोल्ड टेस्ट है, यूरिन एल्ब्यूमिन चेक करने के लिए यूज़ होगा। यूरिन बाइल के लिए जो टेस्ट होगा हे टेस्ट। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं कि बेनेडिक्ट, फेलिंग टेस्ट दोनों यूरिन में शुगर कितना है उसको असेस करने के लिए यूज़ होंगे। कोल्ड टेस्ट होगा यूरिन में एल्ब्यूमिनियम लेवल को चेक करने, एल्ब्यूमिन जो कि प्रोटीन है उसके लेवल को चेक करने के लिए। हे टेस्ट यूज़ होगा यूरिन में बाइल प्रेजेंट है नहीं उसको चेक करने के लिए। नेक्स्ट वन इज द बेस्ट पोजीशन गिवन टू एन अनकॉन्शियस क्लाइंट वाइल परफॉर्मिंग ओरल केयर। जब आप किसी पर्सन की ओरल केयर करते हैं तो यहाँ पर बेस्ट पोजीशन कौन सी देंगे? सुपाइन, साइड लाइंग, सिटिंग की फॉलोअर्स। तो कौन सी पोजीशन आप देंगे जब आप किसी मरीज की, किसी पर्सन की ओरल केयर करते हैं? तो वो होगी साइड लाइंग सॉरी साइड लाइंग पोजीशन आप देंगे। साइड लाइंग क्यों देंगे? क्योंकि जो भी मुंह के थ्रू जो भी सीक्रेशन आ रहा है उसको आप एस्पिरेट होने से बचा सकते हैं। तो हमेशा ओरल केयर जब आप अनकॉन्शियस पर्सन की करते हैं, कौन सी पोजीशन आपको देना है? साइड लाइंग पोजीशन। नेक्स्ट वन इज द ब्रैडन स्केल इज स्टैंडर्ड टूल टू असिस। तो ब्रैडन स्केल किसको असिस करने के लिए यूज़ की जाती है? पेन के लिए, बर्न इंजरी के लिए, रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर के लिए, कि मसल स्ट्रेंथ के लिए? तो जो वैग्यू स्केल है, विजुअल एनालॉग स्केल है, वो पेन के लिए यूज़ की जाती है। बर्न इंजरी के लिए आप रूल ऑफ 9 यूज़ करते हैं। रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर के लिए, डेक्यूबिटस अल्सर के लिए आप ब्रैडन स्केल यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो चीज़ें चेक की जाती हैं वो होता है मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन, फ्रिक्शन एंड शियर। ये क्या है? ब्रैडन स्केल में ये चीज़ें चेक की जाती हैं। फिर बेस्ड ऑन दैट नंबरिंग है जो दी जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपको क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द कीवर्ड मैन्यूवर। मैन्यूवर को लिए कौन सा वर्ड है जो सेम मीनिंग तरीके से यहाँ पे शो करेगा? मैनिपुलेट, एक्सरसाइज, एक्ट या फिर मूव। मैन्यूवर के लिए जो मिलता जुलता शब्द होगा वो होगा मूव। मैन्यूवर में भी आप क्या करते हैं? चेंज करते हैं कुछ चीज़ें। तो यहाँ पर भी क्या करना है? आपको कुछ मूव करना है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, द मोस्ट वाइडली यूज्ड OS फॉर मोबाइल फोन्स डेवलप्ड बाय गूगल इज। गूगल ने सबसे ज़्यादा OS मोबाइल फ़ोन के लिए कौन से जो मोबाइल फ़ोन के लिए कौन से सबसे ज़्यादा OS के लिए यूज़ किए हैं? एंड्रॉयड, मैगलन, उबंटू या फिर अमीबा? सबको पता है OS फॉर मोबाइल फ़ोन के लिए कौन सा है? वो एंड्रॉयड। क्या है? एंड्रॉयड। iOS तो किसके लिए है? जो आईफोन होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर गूगल ने जो डेवलप किए हैं वो क्या है? एंड्रॉयड। और रिसेंट में गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचई। नेक्स्ट वन इज द
ALU इन द कंप्यूटर सिस्टम स्टैंड फॉर, ALU का फुल फॉर्म पूछा है ऑप्शन में, अरे लॉजिक यूनिट, अल्टरनेटिव लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ALU का फुल फॉर्म है कंप्यूटर सिस्टम में अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका, फाइंड वन वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ बर्ड। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स के लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाएगा? हर्बीवोर, इंसेक्टिवोर, ओमनीवोर या फिर कार्निवोर। क्या टर्म यूज़ किया जाएगा? तो हो गए यहाँ पर कार्निवोर। ओमनीवोर का मतलब है, यहाँ पर ये देखिए सभी के मीनिंग दिए हुए हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ओमनीवोर इज एन एनिमल दैट हैज़ द एबिलिटी टू ईट एंड सर्वाइव इन बोथ प्लांट एंड एनिमल मैटर। ओमनीवोर का मतलब है जो प्लांट और एनिमल दोनों चीज़ों को खा के जिंदा रह सकते हैं। हर्बीवोर जो ओनली प्लांट्स को बस खाते हैं, जैसे कि शाकाहारी, प्योर शाकाहारी, बकरी हो गई, खरगोश हो गई आपके। इंसेक्टिवोर जो कि कार्निवोरस प्लांट और एनिमल्स दोनों को खा के जिंदा रह सकते हो, क्या? इंसेक्टिवोर। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, हाउ मेनी स्टोर्स विल बी ओपनड अप ड्यूरिंग 2016 to 17 अंडर प्राइम मिनिस्टर जन औषधि योजना एज पर यूनियन बजट फॉर द ईयर 2016 to 17। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना लाई गई थी। सो अकॉर्डिंग टू दैट 2016-17 तक कितने स्टोर खुले थे? 3000। यहाँ पर ये देखिए 3000 स्टोर तक है जो खुल चुके थे। और ये योजना लॉन्च हुई थी कब? 11th प्लान पीरियड में 2008 में, नवंबर 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। 2017 तक 3000 जो मेडिकल स्टोर कह सकते हैं हम और जन औषधि स्टोर हैं जो ओपन हो गए थे। वो 1000 मेडिसिनल प्रोडक्ट थे इसमें। यहाँ पर प्रधानमंत्री जन धन योजना, यहाँ पर जन औषधि योजना पूछे तो 2008 में और जन धन योजना पूछे तो 2014 में। नेक्स्ट है यहाँ पर जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की इफेक्टिवनेस हम कैसे असेस करेंगे, तो ऑलमोस्ट सबने आंसर सही दिया है, पर्ल इंडेक्स के द्वारा। पर्ल इंडेक्स क्या है कि यदि आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी यूज़ की है लेकिन तब भी आप कंसीव कर लेते हैं, प्रेग्नेंट हो जाते हैं, दैट मीन्स क्या हो गया? फेल हो गई आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो वही यहाँ पर क्या, किससे हम फाइंड आउट करेंगे? पर्ल इंडेक्स से। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के लिए हम किससे चेक करेंगे? पर्ल इंडेक्स से। पर 100 वुमेन ईयर्स ऑफ एक्सपोजर। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिफर्ड एज। तो ह्यूमन पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी करना क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन चेंजेस, पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या फिर डेमोग्राफी। तो यहाँ पर आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में वाइटल स्टैटिक्स हैं तो वो यहाँ पर आपके डेमोग्राफी में पूरे कवर हो जाएंगे। तो आपको जो क्लासेस सेंसस के रिगार्डिंग, वाइटल स्टैटिक्स के रिगार्डिंग, IMR, MMR, NMR ली गई हैं वो आपको एक बार रिव्यू कर लेनी है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी क्या कहलाएगी? डेमोग्राफी। नेक्स्ट वन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी इज कॉल्ड। तो यदि आप बाजार से एंटीबॉडी ला के लेके आते हैं, परचेस करते हैं और आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं तो कौन सी इम्यूनिटी कहलाएगी? नेचुरल एक्टिव, नेचुरल पैसिव, आर्टिफिशियल एक्टिव या फिर आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी हम मार्केट से लाए और लाके आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दी तो कौन सी इम्यूनिटी हो गई? ये होगी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी का चार्ट आप याद रखें जिससे आपको बहुत ही इजी रहेगा ये समझना। तो इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, इननेट जो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ रहेगी, ये स्पेसिफिक भी हो सकती है, नॉन स्पेसिफिक भी हो सकती है, और एक्वायर्ड जो कि हम जिसको अडॉप्टिव इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। तो पैसिव होती है, एक्टिव होती है। फिर इसको भी नेचुरल में यदि लेके आते हैं तो नेचुरल जो मदर के थ्रू बेबी को मिलेगी वो क्या कहलाएगी? पैसिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और जो एक्टिव में जो हमने मार्केट से ली, जो वैक्सीनेशन करवाए वो क्या कहलाएंगे? एक्टिव आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो इस तरीके की जो इम्यूनिटी होती है, तो यहाँ पर आपको ये चार्ट और बहुत सारे चार्ट्स तो अवेलेबल है वो इम्यूनिटी के याद रखना है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एग्जाम में या तो आपको रेडीमेड एंटीबॉडीज आएंगी या फिर प्लेसेंटा से जो बेबी को इम्यूनिटी ट्रांसफ़र होगी वो एग्जाम में आती है,
या फिर इम्यूनिटी की डेफिनेशन एग्जाम में आती है। तो ये 5 से 6 क्वेश्चन है जो आपको क्लियर होना चाहिए। और यदि आप मार्केट से लेके इंजेक्ट करवाते हैं तो कौन सी इम्यूनिटी हो जाएगी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट जो आपकी बॉडी खुद बनाएगी वो कौन सी इम्यूनिटी कहलाएगी, नेचुरल इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिक्स इज कंप्यूटेड if one wants to compare the risk of some health related events such as disease or death in two groups। तो यदि हम क्या करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं रिस्क फैक्टर्स को लेके दो ग्रुप में या फिर दो डिसीज़ को लेके, डेथ को लेके दो ग्रुप में यदि हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, तो वो क्या कहलाएगा, कौन सा स्टैटिक्स फिट बैठेगा इस चीज़ के लिए कि यदि हम दो चीज़ों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। तो ऑप्शन में इंसिडेंस रेट, पॉइंट प्रिवलेंस रेट, रिलेटिव रिस्क रेशियो या फिर प्रिवलेंस रेट। तो यहाँ पर दो ग्रुप के बीच में हमें डिसीज और डेथ को लेके यदि कुछ कंपेयर करना है तो कौन सा हेल्थ स्टैटिक्स बेस्ट होगा, तो वो गया यहाँ पर रिलेटिव रिस्क फैक्टर या फिर रिलेटिव रिस्क रेशियो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साफ कहा है कंपेयर द रिस्क ऑफ सम हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स, किस रिस्क फैक्टर के कारण डिसीज या फिर डेथ हो रही है, दो ग्रुप में कंपैरिजन करना है हमें। कैसे करेंगे, रिस्क रेशियो से। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे, सी, रिलेटिव रिस्क रेशियो। इंसिडेंस का रेट का मतलब होता है कि जो नए नए केस आ रहे हैं किसी डिसीज को लेके, वो प्रेवलेंस में ओल्ड और न्यू है जो दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज द रिकवरी पीरियड फ्रॉम द इन्फेक्शन इज कॉल्ड। यदि इन्फेक्शन से आप रिकवर हो रहे हैं किसी डिसीज के, तो वो रिकवरी पीरियड यहाँ पर क्या कहलाएगा, ससेप्टेबिलिटी, इंक्यूबेशन, डिक्लाइन या फिर कन्वर्जेंस। तो यहाँ पर रिकवर होते हैं यदि आप किसी डिसीज से, तो वो क्या कहलाता है आपका, कन्वर्जेंस। क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंस। डिसीज के फर्स्ट साइन सिम्टम आपकी बॉडी में शो होते हैं तो वो क्या कहलाएगा, इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नॉर्मल मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है कि मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी सिस्टोलिक प्रेशर प्लस 2 इंटू पल्मोनरी आर्टरी डायस्टोलिक प्रेशर डिवाइडेड बाय 3। ये फॉर्मूला आपको अपने माइंड में सेट करके रखना है। हो सकता है आपको एग्जाम में सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर बता दें पल्स आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी का, और आपको कैलकुलेट करना पड़े, तो आपको एक फॉर्मूला है जो याद रखना है। चाहे तो आप अपनी नोटबुक में या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको रख सकते हैं। अब जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल कितना होता है, मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर रेंज पूछते हैं तो 20 से 25 mm ऑफ Hg। यदि नॉर्मल सिस्टोलिक कितना है, 30 mm ऑफ Hg, डायस्टोलिक कितना होगा, 20 mm ऑफ Hg। क्या है, पल्मोनरी आर्टरी सिस्टोलिक प्रेशर। तो यहाँ पर आपको जब मीन निकालना हो तो दोनों को कैलकुलेट करके निकाला जाएगा। जो नॉर्मल होगा वो कितना होगा, 20 से 25 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम। तो कौन सी इम्यूनिटी है जो लाइफ टाइम रहेगी, एक्वायर्ड, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी या फिर नन ऑफ द अबव। तो कौन सी इम्यूनिटी है जो कि लाइफ टाइम रहेगी, तो वो है यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी हो जाएगी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि लाइफ लॉन्ग है जो रहेगी। नेक्स्ट वन इज हेपेटाइटिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो हेपेटाइटिस किस टाइप का एग्जाम्पल है, सब यूनिट वैक्सीन का, किलर वैक्सीन का, टॉक्साइड वैक्सीन का या फिर रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। तो किस टाइप का एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस है किसका, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का। ऐसी वैक्सीन जो डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई जाती है वो क्या कहलाती हैं, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन दी जाती है तो इसमें भी क्या होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस, कौन सा वायरस है, डीएनए वायरस। तो यहाँ पर भी हेपेटाइटिस किस टाइप का एग्जाम्पल हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, जिसमें क्या किया जाता है, वैक्सीन प्रोड्यूस थ्रू द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द IgM ऑफ ह्यूमंस। तो ह्यूमन बीइंग में इम्यूनोग्लोबुलिन M को लेके कौन सा पॉइंट है जो सही है, IgM कैन क्रॉस द प्लेसेंटा,
IgM can protect the mucosal surface. IgM is produced by high affinity plasma cells. या फिर IgM is primarily restricted in the circulation. तो यहाँ पर प्लेसेंटा को क्रॉस करना बताया है, तो प्लेसेंटा के लिए कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो क्रॉस कर सकता है? तो प्लेसेंटा को ओनली IgG बस है जो क्रॉस कर सकता है। तो यहाँ पर IgM है जो बहुत माइनर वे में क्रॉस कर सकता है, लेकिन यहाँ पर का IgM कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। IgM कैन प्रोटेक्ट द म्यूकोसल सरफेस। IgM इज प्रोड्यूस्ड बाय हाई एफिनिटी प्लाज्मा सेल्स या फिर IgM इज प्राइमरली रिस्ट्रिक्टेड इन द सर्कुलेशन। तो यहाँ पर आपको सही पॉइंट बताना है, तो IgM है जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि ओनली IgG बस प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। म्यूकोसल सरफेस पे को भी ये प्रोटेक्ट करने का काम नहीं करेगा। एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा IgM नहीं होता है, तो यहाँ पर IgM का जो ट्रू पॉइंट है वो क्या है? IgM इज प्राइमरली रिस्ट्रिक्टेड इन द सर्कुलेशन। IgM है जो डायरेक्ट आपके सर्कुलेशन में नहीं जाएगा, ये क्या होगा? रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। यहाँ पर सही पॉइंट पूछा है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? डी। IgM इज प्राइमरली रिस्ट्रिक्टेड इन द इम्यूनोग्लोबुलिन है, उनके टाइप और फंक्शन दिए हुए हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या था कि सही पॉइंट IgM को लेके बताना था, तो क्या था कि IgM सर्कुलेशन को है, सर्कुलेशन में क्या रहेगा? रिस्ट्रिक्टेड होगा। तो यदि IgM की बात करें तो IgM लार्जेस्ट एंटीबॉडी है ह्यूमन बॉडी में, और ये सबसे पहले कोई भी आपको इन्फेक्शन होगा या कुछ भी होगा, सबसे पहले IgM है जो क्या होगा? रिलीज होगा। IgG की बात करें तो 75 से 85% ऑल एंटीबॉडीज़ का ये क्या रहेगा? IgG रहेगा, और प्लेसेंटा को क्रॉस करने का काम भी यही करेगा। प्लेसेंटा को पैसिव इम्यूनिटी भी कौन प्रोवाइड कराएगा? IgG। IgG ओनली प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकता है। अब IgA की बात करें तो IgA का काम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन A का काम, क्योंकि ये फर्स्ट डिफेंस के साथ साथ ही क्या करेगा? सलाइवा, टीयर्स, इंटेस्टाइनल जूस और मिल्क में है जो रहेगा। IgE रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो भी म्यूकोसा है वहाँ पर ये रहेगा। तो यहाँ पर IgM का ये काम नहीं होगा जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है। IgE का काम क्या है? म्यूकोसल लाइनिंग में प्रेजेंट रहेगा, तो रेस्पिरेटरी, GI ट्रैक्ट और टॉन्सिलाइटिस में। तो ये जनरली एलर्जी होती है जब, या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, तब क्या होगा? IgE है जो ज़्यादा जो एक्टिवेट रहेगा। नेक्स्ट वन इज इंटरफेरॉन्स आर। तो इंटरफेरॉन्स क्या हैं? साइटोकाइंस बैरियर, फिजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर या फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो इम्यूनोग्लोबुलिन को लेके आपके लिए प्रीवियसली 2 या 3 क्लासेस मैंने सेपरेट ली, 10-10 मिनट में पूरा पढ़ाया हुआ है, तो आप उन क्लास को ज़रूर प्रेफर कीजिए, वहाँ से आपको इम्यूनोग्लोबुलिन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आपको रखे हुए मिलेंगे। तो इंटरफेरॉन्स क्या है? साइटोकाइन बैरियर हैं, फिजिकल बैरियर हैं, सेलुलर बैरियर हैं या फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर हैं। तो यहाँ पर जो साइटोकाइंस हैं, साइटोकाइंस क्या हैं? सॉरी, इंटरफेरेंस क्या है? साइटोकाइंस बैरियर, जो कि स्मॉल प्रोटीन होंगे जो कि ग्रोथ और एक्टिविटी को अदर इम्यून सिस्टम और ब्लड सेल से क्या करेंगे? कंट्रोल करने का काम करेंगे। तो साइटोकाइंस क्या हो जाएंगे यहाँ पर? इंटरफेरेंस क्या है? साइटोकाइंस बैरियर, जो कि क्या करेंगे? सेल और ब्लड सेल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करेंगे। Which of the following cells of the immune system does not perform the phagocytosis? तो phagocytosis की प्रोसेस में कौन सा है जो इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा या फिर अपना है जो परफॉर्मेंस नहीं देगा फैगोसाइटोसिस में? ऑप्शन है मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, इसोनोफिल या फिर बेसोफिल। तो यहाँ पर जो फैगोसाइटोसिस है, जिसको हम क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस प्रोसेस में क्या होगा? जो भी पार्टिकल्स मोर देन 0.μm डायमीटर से बड़े होंगे, चाहे वो सब्सटेंस हो, फॉरेन सब्सटेंस, एपोप्टिक सेल्स हो या फिर कुछ अदर सेल्स हो, तो उन सबको फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? इंगल्फ करना, इंजेस्ट करना, खाना। तो कौन सी सेल्स हैं जो ये काम नहीं करेंगी? तो ये काम कौन नहीं करेगा? बेसोफिल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साइज में छोटी होंगी इसलिए। तो फैगोसाइटोसिस में कौन है जो इम्यून सिस्टम की सेल्स नहीं होंगी? तो क्या है? बेसोफिल्स, बाकी सब ये करेंगी। नेक्स्ट वन इज मोनोसाइट्स डिफ्रेंशिएट इनटू विच काइंड ऑफ फैगोसाइटिक सेल्स? तो मोनोसाइट्स हैं जो फैगोसाइटिक सेल्स से किस तरीके से डिफरेंट हैं? न्यूट्रोफिल के कारण, बी सेल्स के कारण, मैक्रोफेज के कारण या फिर टी सेल्स के कारण। तो फैगोसाइटिक मोनोसाइटिक के बीच में
क्या डिफरेंस है, वो है मैक्रोफेज का। क्या है, मैक्रोफेज का। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मैनिया आर। तो मैनिया की फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है, लिथियम वालप्रोएट, दोनों हैं। अब ऑप्शन में दोनों दी हुई हो, कहा है बोथ ऑफ दी अबव व नन ऑफ दी अबव। आप चूज कीजिए कि क्या सही होगा। तो वो होगा यहाँ पर लिथियम वालप्रोएट, दोनों है जो ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है मैनिया के ट्रीटमेंट में। मैनिया जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपर एक्टिविटी भी कहेंगे, इसी का अपोजिट क्या हो जाता है, डिप्रेशन। मैनिया को कैसे ट्रीट करेंगे, यदि वालप्रोएट ना हो एग्जाम में लिथियम बस हो तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि लिथियम व वालप्रोएट दोनों क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती हैं मैनिया के लिए। इनको हम क्या कहते हैं, एंटी मैनिक मेडिसिन और एक तरीके से एंटी साइकोटिक मेडिसिन भी है। नेक्स्ट वन इज डिगॉक्सिन शुड नॉट बी गिवन इफ पेशेंट इज हैविंग। तो डिगॉक्सिन हमें कब नहीं देना है, जब पेशेंट को क्या हो, ब्रेडिकार्डिया हो, हाइपरटेंशन हो, हाइपोटेंशन हो या फिर टैकीकार्डिया हो। तो ब्रेडिकार्डिया का मतलब होगा जब पल्स रेट बिलो 60 हो, टैकी का मतलब होगा हाई होगी, मोर देन 100 से ज़्यादा। अब यहाँ पर डिगॉक्सिन हमें कब नहीं देना है, जब पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेडिकार्डिया में पल्स रेट क्या है, लेस देन 60 रहेगी जब माना जाएगा। और यदि और हम उस टाइम पर डिगॉक्सिन दे देंगे तो क्या करेगी, और कम कर देगी पल्स रेट को, जिससे पेशेंट के लिए और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। डिगॉक्सिन हमें कब नहीं देना है, जब पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो, अवॉइड करना है, विथहेल्ड करना है। नेक्स्ट इज at 10 hours of age an infant has a large amount of mucus and becomes cyanotic. What should the community health officer do first? यदि किसी बच्चे को 10 घंटे हुए हैं, बच्चे की डिलीवरी को 10 घंटे का बच्चा है, 10 आवर उसकी यदि एज कहें तो बहुत ज़्यादा म्यूकस सीक्रेट हो रहा है, उसको बच्चा कैसा होता है, साइनोटिक होते जा रहा है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, रिकॉर्ड द इंसिडेंट, एडमिनिस्टर द ऑक्सीजन, सक्शन या फिर इंसर्ट NG ट्यूब। तो ऐसे केस में यदि आपको क्या है, ऑक्सीजन भी एडमिनिस्टर करना है और सक्शनिंग भी है, और बच्चा यदि बताया है कि कैसा साइनोटिक होते जा रहा धीरे धीरे, तो यहाँ पर आप सबसे पहले सक्शनिंग करेंगे। क्या करेंगे, सक्शनिंग करेंगे। पहले माउथ से सक्शन करेंगे, देन आफ्टर नोज से करेंगे, जिससे बच्चा क्या है, एस्पिरेट ना कर पाए, तो यहाँ म्यूकस को एस्पिरेट ना कर पाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि बच्चा 10 घंटे का है, बहुत ज़्यादा म्यूकस का सीक्रेशन कर रहा है, साइनोटिक हो रहा है, तो ऐसे केस में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, सक्शनिंग करना। अब सक्शनिंग कैसे करना है, फर्स्ट माउथ से, देन आफ्टर नोज से। अनकॉन्शियस क्लाइंट हो, बच्चे हों, इन सभी में कैसे करेंगे हम, पहले माउथ से देन आफ्टर नोज से, जिससे जो बच्चे हों या फिर अनकॉन्शियस क्लाइंट हो क्या करें, म्यूकस को एस्पिरेट ना कर पाएँ। नेक्स्ट वन इज which of the following drug will be administered to treat anaphylactic reaction। तो एनाफिलैक्टिक रिएक्शन किसी वेनम के कारण जहर से भी हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम से हो सकती है। तो एनाफिलैक्टिक रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन हम यूज़ करेंगे, या फिर ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो ऑप्शन में सोडियम बाइकार्बोनेट, एपिनेफ्रिन, डिगॉक्सिन या फिर एट्रोपिन। तो एनाफिलैक्टिक रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए हम क्या दे सकते हैं, एपिनेफ्रिन। क्या देंगे, एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट वन, यहाँ पर जो मैंने बताया कि एनाफिलैक्टिक रिएक्शन आपको किसी भी ब्लॉकिंग ब्रीदिंग से भी हो सकता है, एयरवे नैरो है तो भी हो सकता है, बीपी आपका सडनली ड्रॉप हो जाए, क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा कम हो जाए, पल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाए, तो ये क्या होगा, आपका एनाफिलैक्टिक रिएक्शन होगा। तो ऐसे केस में आपको जो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है वो है एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट वन इज व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज ट्रांसफर्ड टू द फीटस थ्रू द प्लेसेंटा। तो जस्ट मैंने आपको अभी बताया कि कौन सी इम्यूनिटी है जो फीटस को ट्रांसफर होती है बाय द प्लेसेंटा के, पैसिव आर्टिफिशियल, एक्टिव आर्टिफिशियल, पैसिव नेचुरल या फिर एक्टिव नेचुरल। तो यदि बच्चा जब अपनी खुद की इम्यूनिटी बनाता तो वो क्या कहलाती है, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। लेकिन ये उसको कहाँ से मिल रही है, अपनी माँ से मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगी, पैसिव हो जाएगी। और जो इम्यूनिटी मिल रही है वो कौन सी मिल रही है, नेचुरल, तो क्या कहलाएगी, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज इन 28 डेज ह्यूमन ओवेरियन साइकिल ओव्यूलेशन अकर्सन। तो ओव्यूलेशन का मतलब होगा एग का रिलीज होना। तो ओव्यूलेशन की प्रोसेस यदि 28 डेज की ह्यूमन मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, ओवेरियन साइकिल है,
तो ओवुलेशन कब होगा, एग किस दिन रिलीज होगा, डे 5 में, डे 28 में, डे 1 में या फिर डे 14 में। तो यहाँ पर यदि ओवेरियन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी क्या है, डिफरेंट है, किसी की 35 डेज में, किसी की 20 डेज में, बट जो एक रेंज मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है, 28 दिन। तो यदि 28 दिन में है तब ओवुलेशन की प्रोसेस कब होगी, 14वें दिन में, कब, डे 14 में। नेक्स्ट वन इज इन ह्यूमन ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड। तो ह्यूमन बॉडी में जो किडनी है वहाँ पर बहुत सारी फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर नेपच्यून। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो क्या कहलाती हैं, नेफ्रॉन। किडनी की जो फंक्शनल यूनिट किसको कहा जाता है, नेफ्रॉन को। ब्रेन की पूछें तो न्यूरॉन को। नेक्स्ट वन इज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन आरबीसी। तो ह्यूमन आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का, 120 डेज। नेक्स्ट इज व्हेन असेसिंग अ चाइल्ड विथ क्रॉनिक हाइपोक्सिया CHO शुड मॉनिटर फॉर। तो यदि बच्चे को क्या है, क्रॉनिक हाइपोक्सिया है, टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, CHO एज अ नर्स, एज अ स्टाफ नर्स आप क्या करेंगे, सबक्यूटेनियस हेमरेज, डिक्रीज्ड RBC काउंट, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, स्लो इरेगुलर रेस्पिरेशन। तो बच्चे को यदि क्रॉनिक हाइपोक्सिया है तो ऐसे केस में आप क्या है जो सबसे पहले चेक करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि क्रॉनिक हाइपोक्सिया डेवलप हो रहा है बच्चे में। तो यदि क्रॉनिक हाइपोक्सिया है तो ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी कम होगी टिश्यूज़ में, और ये क्या करेगा, क्लबिंग ऑफ फिंगर है जो आपको देखने को मिलेगा। कैसी होंगी फिंगर्स, क्लबिंग फिंगर्स रहेंगी जो आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट वन इज वाई शुड यू कवर बर्न विथ अ क्लीन और स्टेराइल ड्रेसिंग। तो जो बर्न पेशेंट होते हैं उनको क्लीन और स्टेराइल ड्रेसिंग से कवर करके रखते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं, टू स्टॉप द ब्लीडिंग, to cool the burned area, to prevent the infection, to keep a burned area warm। तो यदि किसी बर्न पेशेंट को हम क्या करते हैं, स्टेराइल ड्रेसिंग से क्या करते हैं, कवर करते हैं, तो ये क्यों करेंगे कि हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट इज 1 PSC कवर्स हाउ मेनी पॉपुलेशन। तो PSC, CSC और सब सेंटर है, हमने तीनों पढ़े हुए हैं। तो एक PSC में कितनी पॉपुलेशन कवर की जाती है, 20,000 से 30,000 तक। 20,000 है प्लेन एरिया के लिए, 20,000 है हिली ट्रैवल एरिया के लिए, 30,000 है जो भी प्लेन एरिया है वहाँ के लिए। CSC का पूछें तो 80,000 जो उबड़ खाबड़ एरिया है, पहाड़ी इलाके हैं, और 1,20,000 प्लेन एरिया के लिए। नेक्स्ट वन इज a client is entered to the hospital in active labor after an amniotomy, the CHO should expect। यदि कोई क्लाइंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है एक्टिव लेबर के साथ में, तो एमनियोटॉमी के बाद है जो एज अ CHO, एज अ नर्स आप क्या चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या हो सकता है आफ्टर दैट एमनियोटॉमी। ऑप्शन में है यहाँ पर लेस कंफर्ट विथ कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज फीटल हार्ट रेट, प्रोग्रेसिव डायलिटेशन एंड इन्फासमेंट, डिमिनाइज्ड वेजाइनल ब्लीडिंग। यदि कोई क्लाइंट क्या है एक्टिव लेबर के साथ हॉस्पिटल में आया है, एमनियोटॉमी की गई है, तो इसके बाद क्या हो सकता है, एमनियोटॉमी के बाद प्रोग्रेसिव डायलिटेशन एंड इन्फासमेंट है जो देखने को मिलेगा। मेम्ब्रेन को रप्चर किया गया है आर्टिफिशियली, एमनियोटॉमी की गई है, तो इसके बाद क्या होगा, डायलिटेशन और इन्फासमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज अ पेशेंट अपीयर मोर पेल देन यूजुअल, द CHO शुड डू और द स्टाफ नर्स शुड डू। तो यदि पेशेंट क्या है बहुत ज़्यादा पेल दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, गेट द पेशेंट अ स्नैक, नोट इट ऑन द चार्ट, आस्क द पेशेंट हाउ ही फील्स एंड टेक हिज वाइटल साइन इमीडिएटली, या फिर ऑफर अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यदि पेशेंट बहुत ज़्यादा पेल दिखाई दे रहा है तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, पेशेंट से पूछेंगे कि आप कैसा फील कर रहे हैं और उसके वाइटल साइन तुरंत है जो चेक करेंगे। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज आर। तो हेल्थ सर्विसेज के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या हैं, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, क्योर फ्रॉम द डिसीज, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है हेल्थ सर्विसेज के, तो वो है ऑल ऑफ दी अबव। हेल्थ को प्रमोट करना, डिसीज से क्योर करना और डिसीज से प्रिवेंट करना, ये सब क्या हो जाएंगे, हेल्थ सर्विसेज के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और एम है जो हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन देखिए अपगार स्कोर को लेके है। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी क्रिटिकल केयर ऑब्जर्वेशन फॉर अपगार स्कोरिंग। तो अपगार स्कोरिंग में प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन क्या होगी, सबसे पहले आप क्या है जो चेक करेंगे। अपगार स्कोर को आपको पूरा है जो याद करके जाना है अपने एग्जाम के लिए, कुछ भी पूछ सकते हैं। डिस्कवरी से लेके कितने पॉइंट्स दिए जाएंगे, कि अपगार का फुल फॉर्म क्या होगा, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे। तो यहाँ पर अपगार स्कोर में सबसे पहले जो हम चेक करेंगे वो होगी हार्ट रेट। क्या होगी, हार्ट रेट सबसे पहले हमें चेक करना है, क्या, हार्ट रेट। नेक्स्ट वन इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टिटनस इज। तो टिटनस का कॉजेटिव एजेंट क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, विब्रियो कोलेरा, साल्मोनेला टाइफी या फिर क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची। तो यहाँ पर टिटनस का कॉजेटिव एजेंट के साथ साथ टिटनस का ट्रीटमेंट की जो कैटेगरी है वो आपको पढ़ के जाना है। तो टिटनस के लिए यहाँ पर कॉजेटिव एजेंट क्या है, वो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड के लिए, विब्रियो कोलेरा है जो कोलेरा के लिए है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, टिटनस के लिए क्या है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। नेक्स्ट वन इज आशा वर्कर इज पोस्टेड इन ऑल फॉलोइंग ऑल गिवन बिलो प्लेसेस एक्सेप्ट। तो आशा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, फुल फॉर्म याद रखें, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट सभी जगह पोस्टेड होंगे किसी एक जगह को छोड़कर। फील्ड विजिट में, सब सेंटर में, कम्युनिटी सेंटर में, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो आशा वर्कर फील्ड विजिट पे होंगी, सब सेंटर में भी होंगी, कम्युनिटी सेंटर में होंगी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में होंगी, लेकिन स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नहीं होंगी। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अपगार स्कोर, ग्लासगो कॉमा स्केल और ब्रेडन स्केल, पार्टोग्राफ, बेसिक जो यहाँ पर ग्राफिक्स और इम्पोर्टेंट जो भी कैलकुलेट करने के मेजर्स हैं उनको आप याद रख के जाएं। तो ग्लासगो कॉमा स्केल से हम क्या चेक करेंगे, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, फ्लूइड वॉल्यूम या फिर इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो ग्लासगो कॉमा स्केल से हम क्या करते हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करते हैं, सबको पता है। लेकिन अब ग्लासगो कॉमा स्केल से डायरेक्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं आता है, तो जो स्कोरिंग है वो याद रखें। बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, 15 पॉइंट्स हैं जो दिए जाएंगे, और यदि बिलो 3 जाता है दैट मीन्स पेशेंट क्या है, 3 से भी कम जाता है पेशेंट क्या है जो कॉमा में चला गया होता है। टोटली अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट क्या देंगे, 3। अब यहाँ पर आपको पता है कि 15 बेस्ट रिस्पॉन्स है, 8 और उससे कम आता है तो कोमाटोज, और 3 आता है तो पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 चीज़ें चेक की जाती हैं इसमें, आई ओपनिंग, बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स और बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स। अब इनमें पॉइंट हैं जो मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। यदि आपने आई ओपनिंग रिस्पॉन्स कहा तो उसने तुरंत ओपन कर ली तो हम 4 पॉइंट दे देंगे, स्पीच कुछ बोला तो 3 दे देंगे, पेन के लिए कहता तो 2 दे देंगे, और रिस्पॉन्स नहीं दिया तो ओनली 1 पॉइंट देंगे। तीनों में वर्बल, मोटार और आई ओपनिंग, तीनों में यदि रिस्पॉन्स नहीं देता तो हम क्या देंगे, 1-1 पॉइंट देंगे। बेस्ट वर्बल में यदि पेशेंट किस टाइम क्या है, प्लेस क्या है, पर्सन क्या है देता है, दैट मीन्स पेशेंट क्या है, प्रॉपर कॉन्शियस है, 5 पॉइंट हम यहाँ पे दे देंगे। कन्फ्यूजिंग है तो 4 देंगे, कुछ भी इनअप्रोप्रिएट वर्ड बोलता है तो 3 दे देंगे, इनकॉम्प्रीहेंसिबल वर्ड साउंड करेगा तो 2 दे देंगे, और कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो 1 पॉइंट। ऐसे ही मोटार रिस्पॉन्स में आपने जो कुछ बोला उसने सुना किया, दैट मीन्स उसने आपकी कमांड फॉलो की तो कितने पॉइंट देंगे, 6। अब यहाँ पर उसने आपके लिए बताया कि कहाँ पर पेन हो रहा है तो उसके लिए 5 देंगे। फ्लेक्शन विड्रॉल फ्रॉम पेन 4 पॉइंट, एबनॉर्मल फ्लेक्शन रहता है तो 3, डिक्रिवेटेड होगा, एक्सटेंशन रहेगा तो 2, और कुछ रिस्पॉन्स नहीं तो 1। तो 1-1-1 जब पर्सन कोई रिस्पॉन्स ना दे दैट मीन्स पेशेंट क्या होगा, अनरिस्पॉन्सिव, तो 3 देंगे, और 8 से कम देते हैं दैट मीन्स पेशेंट क्या हो रहा है, कोमा की कैटेगरी में जा रहा है, और बिलो 3 चला जाता है दैट मीन्स पेशेंट क्या है, कोमा में चला गया है। नेक्स्ट वन इज when a client sustains a deep partial thickness burn because of severe sunburn, the nurse teach that the best first aid measure is। फर्स्ट एड आपको क्वेश्चन एग्जाम में आना है। यदि कोई डीप पार्शियल थिकनेस बर्न पेशेंट है, क्योंकि वो किससे हुआ है, सनबर्न के कारण, सीवियर सनबर्न से, नर्स टीच दैट द बेस्ट फर्स्ट एड मेजर इज। तो यदि आप ही मान लीजिए अच्छी तेज़ धूप में जाइए 40-50 डिग्री सेल्सियस की धूप में, आपको डीप पार्शियल थिकनेस बर्न होगा, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे,
ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग, कूल मॉइस्ट टॉवल्स, विटामिन ए एंड डी ऑइंटमेंट, एनाल्जेसिक सनबर्न स्प्रे। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे कि जब आपको सीवियर सनबर्न के कारण डीप पार्शियल थिकनेस बर्न हुआ है, तब आप गीली मॉइस्ट टॉवल लेंगे, ठंडी टॉवल लेंगे और जिस एरिया में बर्न हुआ है वहाँ पर रखेंगे। नेक्स्ट वन इज विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेटरी प्रोसेस के लिए कौन सा ऑर्गन है जो इन्वॉल्व रहेगा? ब्रेन, किडनी, लिवर या फिर लंग्स। तो सबको पता है रेस्पिरेशन में कौन सा ऑर्गन रहेगा एक्टिव? लंग्स। नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ डॉट्स। डॉट्स से आपको कब ऐड हुआ है, कितना इसका ड्यूरेशन होता है, एग्जाम में आता है, लोगो भी आ सकता है इसका। तो डॉट्स का फुल फॉर्म बताना है, तो डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये यहाँ पर WHO ने RNTCP के साथ इसको 1997 में ऐड किया था। नेक्स्ट वन इज द फीमेल हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम ओवरी इज। तो फीमेल हार्मोन जो कि ओवरी से रिलीज होंगे वो कौन से हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो हार्मोन ओवरी सीक्रेट करती है वो कौन सा है? वो एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि ओवरी रिलीज करेगी। नेक्स्ट वन इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज। तो ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पर होती है? फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ओवरी या फिर वजाइना। तो यदि आपको फर्टिलाइजेशन पूछते हैं तो कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में। इम्प्लांटेशन पूछते हैं तो कहाँ होगा? यूट्रस में। यदि यूट्रस में नहीं होगा, फैलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट में ही इम्प्लांटेशन हो जाएगा, तब हम उसको क्या कहेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन होगा एंड देन आफ्टर इम्प्लांटेशन कहाँ पर होगा? यूट्रस में। फैलोपियन ट्यूब को हम क्या कहते हैं? ओविडक्ट। नेक्स्ट वन इज मेट्रोनिडाजोल इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट। तो मेट्रोनिडाजोल किसको ट्रीट करने में यूज़ की जाएगी? टाइफॉइड, कोलेरा, डिसेंट्री या फिर डायरिया। ट्रीट करने में यूज़ होती है? डिसेंट्री को ट्रीट करने में। अब डिसेंट्री डायरिया से किस तरीके से डिफरेंस है? तो डिसेंट्री में जो स्टूल है उसके साथ म्यूकस और ब्लड भी आएगा। एक मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको याद रखना एग्जाम में आता है कि डिसेंट्री और डायरिया है, तो यदि कौन सा साइन इनको डिफ्रेंशिएट करेगा तो होगा म्यूकस और ब्लड, जो कि क्या करेंगे? डिसेंट्री को डिफ्रेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट वन इज डॉट थेरेपी कैटेगरी 1 इज प्रोवाइडेड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। तो डॉट्स की जो कैटेगरी 1 है, दो कैटेगरी हुए हैं जनरली, 1 और 2। तो कैटेगरी फर्स्ट है जो कि डॉट्स की कितने ड्यूरेशन के लिए रहेगी? डॉट्स थेरेपी में मेडिसिन दी जाती हैं, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग दी जाती हैं इसमें। तो यहाँ पर कितने ड्यूरेशन के लिए दी जाएंगी? 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ या फिर 9 मंथ। तो डॉट्स की जो कैटेगरी फर्स्ट है इसमें टोटल 6 मंथ के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, जो कि कैसा होगा? कलर कोड होगा। जो बॉक्स का जो कैटेगरी फर्स्ट मेडिसिन दी जाएंगी रेड बॉक्स होगा, कैटेगरी सेकंड देंगे हम तो कौन सा होगा? ब्लू बॉक्स। अब कैटेगरी फर्स्ट में 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है, कैटेगरी सेकंड में 8 मंथ का। याद रखना है कैटेगरी फर्स्ट में कितने महीने का ड्यूरेशन होगा? 6 मंथ का। और कैटेगरी सेकंड पूछते हैं तो 8 महीने का। अब यहाँ पर किस तरीके से कैटेगरी पता होगी? न्यू स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव, न्यू स्पुटम स्मीयर नेगेटिव, न्यू एक्स्ट्रा पल्मोनरी और न्यू अदर्स। तो ये क्या हो जाएंगे? यहाँ पर कैटेगरी फर्स्ट में आ जाएंगे। सेकंड में रिलैप्स रहेंगे आपके यदि रिजल्ट स्पुटम पॉजिटिव फेलियर रिपोर्ट आएगी, तभी किस में आएंगे? कैटेगरी सेकंड में। और ये कितने टाइम के लिए रहेगी? 8 मंथ के लिए। नेक्स्ट वन इज VVM इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग द पोटेंसी ऑफ द वैक्सीन वायल मॉनिटर। से हम कितने टेम्परेचर पर वैक्सीन को रखना है, कैसे खराब होने से बचाना है वो करेंगे। तो यहाँ पर कौन सी वैक्सीन है जो VVM की पोटेंसी को फॉलो करेगी? DPT वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, OPV वैक्सीन या फिर टाइफॉइड वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन है VVM जो कि उसकी पोटेंसी को चेक करेगा? तो कितने टेम्परेचर कौन सी वैक्सीन रखनी चाहिए जिससे वो क्या होगी? खराब नहीं होगी, वेस्ट नहीं होगी, उसके लिए VVM यूज़ किया जाएगा। और कौन सी वैक्सीन है? तो वो है यहाँ पर OPV वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट वन इज
विच हार्मोन कोऑर्डिनेट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आफ्टर द डिलीवरी। तो कौन सा हार्मोन है जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को कोऑर्डिनेट करने का काम करेगा आफ्टर द डिलीवरी। इवन जब लेबर पेन आते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, तब से लेके आफ्टर द डिलीवरी तक कौन सा हार्मोन है जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का काम करेगा। तो वो है यहाँ पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट वन इज पार्टोग्राफ इज यूज्ड टू। पार्टोग्राफ इज यूज्ड टू। तो पार्टोग्राफ का यूज़ किसके लिए किया जाता है? जो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया जाता है जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं उस टाइम पर, तो एक पार्टोग्राफ है जो एक पेपर जैसे आपने देखा होगा लेबर रूम में आपको देखने को मिलेगा। तो पार्टोग्राफ में आप क्या चेक करेंगे? असेस द फीटल वेल बीइंग इन द लेबर, असेस द कंडीशन ऑफ एन बेबी एट बर्थ, रिकॉर्ड द इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर असेस द प्रोग्रेस ऑफ लेबर। तो पार्टोग्राफ में क्या किया जाएगा कि लेबर की प्रोग्रेस क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कैसे आ रहे हैं, तो ये सब किस में है जो नोट डाउन किया जाएगा, वो होगा पार्टोग्राफ में। और एक जो पेपर टाइप से देखा होगा आपने, वो क्या कहलाता है? पार्टोग्राफ। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू नेजल कैन्यूला शुड नॉट मोर देन। तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन जब नेजल कैन्यूला से करते हैं तो कितने से ज़्यादा ऑक्सीजन एडमिनिस्टर हमें नहीं करनी है नेजल कैन्यूला से। 2 to 4 लीटर, 4 to 6, 6 to 8 या फिर 8 to 10 लीटर। तो यदि नेजल कैन्यूला की बात हो रही है तो हमें मोर देन 2 to 2 से 4 लीटर है जो ऑक्सीजन से ज़्यादा एडमिनिस्टर नहीं करना है, क्योंकि क्या होगा, इससे म्यूकोसा ड्राइनेस होगी और इरिटेशन ज़्यादा होगा। तो क्या करना है? हमें 2 से 4 लीटर से ज़्यादा ऑक्सीजन एडमिनिस्टर नहीं करना है थ्रू द नेजल कैन्यूला से। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू चेक प्रॉपर रिप्लेसमेंट ऑफ रैलिस ट्यूब इज बाय। तो रैलिस ट्यूब क्या है? यहाँ पर एनजी ट्यूब है। तो प्रॉपर तरीके से लगाई गई है, प्लेसमेंट हुआ है या नहीं, हम कैसे चेक करेंगे? ऑस्कल्टेशन बाय पुशिंग एयर थ्रू रैलिस ट्यूब, एस्पिरेशन थ्रू रैलिस ट्यूब, एक्सरे ऑफ द चेस्ट, या फिर चेकिंग बबलिंग ऑन द रैलिस ट्यूब आउटलेट इन वाटर। तो रैलिस ट्यूब प्रॉपर तरीके से प्लेस नहीं हुई है, एनजी ट्यूब है जो, कैसे हम चेक करेंगे? चेस्ट एक्सरे करके चेक कर सकते हैं। रही इमेज जो एग्जाम में आपको आ सकती है रैलिस ट्यूब की, तो क्या है? एक एनजी ट्यूब है रैलिस ट्यूब। तो इसको हम चेस्ट एक्सरे करके कंफर्म कर सकते हैं कि प्रॉपर प्लेसमेंट हुआ है इसका या नहीं। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एन ऑटोक्लेव इज अ प्रेशर चैम्बर यूज्ड टू स्टरलाइज इक्विपमेंट एंड सप्लाइज बाय मेंटेनिंग। तो इजी क्वेश्चन है कि ऑटोक्लेव में कितना प्रेशर कितने ड्यूरेशन के लिए रहेगा? 121 डिग्री सेल्सियस एंड 15 psi फॉर 15 to 20 मिनट, 150 डिग्री सेल्सियस एंड 15 psi फॉर 5 मिनट, 140 डिग्री सेल्सियस एंड 15 psi फॉर 15 मिनट्स, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो ऑटोक्लेव में जो प्रेशर रखा जाता है और जो टेम्परेचर होता है वो होता है जनरली यहाँ पर 15 से 20 मिनट के लिए 121 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो आप किसको मार्क करेंगे? ए को। और फिर इसका ड्यूरेशन है जो इस चीज़ पर भी डिपेंड करेगा कि कौन सी आइटम्स की आप ऑटोक्लेविंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑटोक्लेव का प्रेशर कितना होगा? 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 15 psi फॉर 15 to 20 मिनट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीडी। तो कौन सी मेथड है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से भी प्रिवेंट कर सकती है? ओसीपी, आईयूसीडी, कॉन्डोम, या फिर नॉरप्लांट इम्प्लांट। तो यहाँ पर एक ही जो ऐसे बैरियर मेथड है जिसको हम कहें तो वो है कॉन्डोम, जिससे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इन्वॉल्व्स बोथ। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में क्या इन्वॉल्व रहेगा? इंस्पेक्शन ऑफ ब्रेस्ट एंड पाल्पेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, पाल्पेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू एंड स्क्वीजिंग निपल फॉर डिस्चार्ज, पाल्पेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू इन एक्सिलरी लिम्फ नोड, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो BSC के जो स्टेप होते हैं तो इनमें सभी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी कि ब्रेस्ट में कोई लंप का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा तो वो पालपेट करना, कुछ एबनॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है वो चेक करना, पालपेट करना, लिम्फ नोड में किसी भी तरीके से एक्सिलरी लिम्फ नोड में कुछ इनलार्जमेंट तो नहीं हो रही है वो चेक करना। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स मोस्ट कॉमनली कॉज द एनाफिलैक्सिस। तो एनाफिलैक्सिस हमने पढ़ा कि सडनली BP डाउन हो जाना आपको कोई, या फिर आप के लिए कुछ अदर प्रॉब्लम्स होना। तो एनाफिलैक्टिक रिएक्शन यहाँ पर है कि किस कारण हो सकता है,
क्या चीज़ें हैं जो एनाफिलेक्टिक रिएक्शन को कॉज कर सकती हैं? ड्रग्स, फूड, इंसेक्ट वेनम या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ड्रग्स से भी होगा, जिसको फूड एलर्जी है उससे भी हो सकता है। इंसेक्ट वेनम कोई भी सांप बिच्छू के काटने से भी हो सकता है। तो क्या है यहाँ पर सभी रीजन हैं जो एनाफिलेक्टिक रिएक्शन को कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अ पेशेंट इज बीइंग ट्रीटेड विथ टैबलेट डिगॉक्सिन डिजिटालिस। व्हाट साइन एंड सिम्टम्स आर इंडिकेटर ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिटी? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नोट डाउन कर लें। डिगॉक्सिन टॉक्सिटी का फर्स्ट साइन सिम्टम क्या होगा? कन्वर्जन, ब्लड विजन, वर्टिगो या फिर मसल क्रैम्पिंग। तो इसका जो फर्स्ट साइन होता है वो क्या होता है? ब्लड विजन। डिगॉक्सिन डिजिटालिस एजेंट यदि ओवरडोज होता है तब हम कौन सा साइन चेक करेंगे पहले? तो क्या होगा? ब्लड विजन। नेक्स्ट वन इज देयर इज इंक्रीज्ड डेंजर ऑफ सुसाइड व्हेन अ पेशेंट इज। तो सुसाइडल टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किस पेशेंट में होगी? इम्प्रूविंग फ्रॉम सीवियर डिप्रेशन, एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड, लिथार्जिक या फिर फीमेल। तो सुसाइडल डेंजर के साइन सबसे ज़्यादा किस में होंगे? फिर सुसाइड कौन कर सकता है? तो वो होंगे सीवियरली एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड पर्सन। कौन से? एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड पर्सन, जिसमें सुसाइडल टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है। सुसाइड है जो कब करेंगे लोग? जब हेल्पलेस होपलेसनेस फील करेंगे तब। तो किसके कारण होगा? डिप्रेशन के कारण। नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ फिंगर्स टू बी यूज्ड व्हाइल चेकिंग द पल्स। तो जब आप पल्स चेक कर रहे हैं तो कितनी फिंगर यूज़ करेंगे? 1, 2, 3 या फिर 4। पल्स चेक करते टाइम आप कितनी फिंगर्स यूज़ करते हैं? सब लोग करते हैं हॉस्पिटल में, तो कितनी करते हैं? टोटल 2 फिंगर। नेक्स्ट इज द ट्यूब दैट कन्वे यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर इज। तो ऐसी ट्यूब जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक अटैच होती है, जो कि यूरिन को लेके जाती है, तो वो कौन सी ट्यूब है? यूट्रस, यूरेथर, यूरेथ्रा या फिर पेल्विस। तो वो ट्यूब जो कहाँ से अटैच है? किडनी से अटैच होती है, यूरिनरी ब्लैडर तक जाती है और क्या करती है? यूरिन का कन्वे करती है, यहाँ से वहाँ करेगी। तो कौन सी ट्यूब है? वो कहलाती है यूरेटर। नेक्स्ट वन इज हाउ मनी पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर देयर। सलाइवरी ग्लैंड्स का मतलब है ऐसी ग्रंथियाँ जो लार का सीक्रेशन करती हैं। कितनी होती हैं? 2 पेयर में, 3 पेयर में, 4 पेयर में या फिर 5 पेयर में। तो टोटल जो सलाइवरी ग्लैंड्स पूछें तो कितनी होगी? 6। पेयर में पूछें तो 3। कितनी? 3। सबसे बड़ी कौन सी होती है? पैरोटिड। सबसे बड़ी जो यहाँ पर लार ग्रंथि है वो कौन सी? वो है पैरोटिड। फिर आती है सब लिंगुअल एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। कैसी होती है? पेयर में रहेंगी। तो आप किसको मार्क करेंगे? 3 इन पेयर। नेक्स्ट वन इज when the placenta is implanted completely over the lower uterine segment is called placenta previa। तो प्लेसेंटा किस रीजन से इम्प्लांट होगा? लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, जिसको हम क्या कहेंगे? प्लेसेंटा प्रीविया। सेंट्रल पार्ट से, मार्जिनल से, पार्शियल सेंट्रल से या फिर साइड लाइंग से। प्लेसेंटा प्रीविया हम कब कहेंगे? जब सेंट्रल पार्ट पर प्लेसेंटा आके क्या हो? लोअर यूट्राइन सेगमेंट के यहाँ से सेंट्रल पार्ट से क्या हो? इम्प्लांट होता है, तब हम उसको क्या कहेंगे? प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट वन इज बेबीज वेट इज ट्रिपल एट द एज ऑफ। बेबी का वेट 3 गुना कब हो जाता है? तो डबल होता है 5 to 6 मंथ में, ट्रिपल होगा 12 मंथ ऑफ 1 ईयर में, क्वाड्रिपल होगा 2 ईयर में। नेक्स्ट वन इज द मेन क्लिनिकल फीचर ऑफ प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग का मेन साइन यहाँ पर क्या है? फीवर, एयर हंगर, डायरिया फिर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस का जो मोस्ट कॉमन साइन है वो क्या है? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। नॉन विलियस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है जो क्या है? क्लासिकल साइन है किसका? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, सॉरी पाइलोरिक स्टेनोसिस का। नेक्स्ट वन इज, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चीज लाइक ग्रीसी वाइट सब्सटेंस कवरिंग द न्यूबॉर्न स्किन इज। न्यूबॉर्न बेबी की स्किन को एक चीज जैसा वाइट सब्सटेंस कवर करके रखेगा तो वो क्या कहलाएगा? लेन्यूगो, वर्निक्सिजोसा, मेकोनियम या फिर म्यूकस। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जो रात में क्लास होगी आज ही, उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।